क्या कॉलेज के साथ ही तैयारी करना चाहिए या कॉलेज के बाद तैयारी करनी चाहिए? ये आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, एक जेन्युइन सी चीज़ है। जैसे सिक्कर की मैं बात करूं, जयपुर की बात करूं, कोटा की बात करूं, या फिर मैं बात करूं जैसे कुचामन, जोधपुर, कहीं भी आप पूरे राजस्थान में या आउट ऑफ राजस्थान जैसे दिल्ली वगैरह आप मुखर्जी नगर जाते हैं, और एक छात्र को जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है, जिसने अभी कोचिंग संस्थान में बिल्कुल कदम रखा ही नहीं है और जिसको कंपटीशन का जीरो नॉलेज है, तो उसको तैयारी के लिए कितना समय चाहिए? 6 महीने, 1 साल, 2 साल या थोड़ा उससे ज्यादा? कि क्या बिना कोचिंग संस्थान के गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की जा सकती है, या कोचिंग अगर करनी है तो क्या वो जरूरी है या किस हद तक जरूरी है? अगर आप अपने करियर में गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो एक बार आपको अपने टीचर के साथ मिलकर नोट्स बनाने ही चाहिए और अपने हाथ से लिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पीडीएफ के भरोसे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं केवल बुक्स के भरोसे रहते हैं। नहीं, आप कोचिंग जाइए, आप टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़िए और अपने हाथ से एक बार नोट्स बनाइए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे सामने बैठे हुए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 15 सालों से अपना करियर जो है वो ऐसे कॉम्पिटिटिव छात्रों के बीच में बिताया है, ऐसे एस्पिरेंट्स के बीच में रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं और जो समस्या पेरेंट्स की होती हैं, वो सारी समस्याओं का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ बैठे हुए हैं एक्सपर्ट्स एसके सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज की डेट में, कि बच्चा जो आज की डेट में जब 12वीं कर लेता है तो 12वीं के बाद वो तैयारी तो शुरू कर देता है, लेकिन तैयारी शुरू करने के बाद वो बीच में हताश और निराश हो जाता है और बीच में ही तैयारी छोड़ देता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर सर, सबसे पहले तो मैं नितिन सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट में आपके सामने प्रेजेंट किया, बोलने का मौका दिया। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा एसजीआई कंपटीशन क्लासेस का, जिन्होंने मुझे अपना एक पार्ट बनाया। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, जब से एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के साथ मैं जुड़ा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही ऐसे खुशनसीब मान रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इनके साथ में काम करके। दूसरा, जैसा नितिन सर ने कहा है कि 15 साल लगभग हमने कंपटीशन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको दिए हैं, और इनमें पहला क्वेश्चन जो सर आपका है कि जो बच्चा 12th बाद में तैयारी शुरू करता है लेकिन बहुत जल्दी वो हताश और निराश हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो सर, इसका एक बेसिक जो रीज़न है वो मैं ये मानता हूँ कि बच्चा क्या स्कूलिंग से निकल के आता है, और स्कूल का जो मेन टारगेट होता है वो कहीं ना कहीं इस जमाने में परसेंटेज होता है। स्कूल पूरा फोकस करता है कि बच्चे के परसेंटेज अच्छे आए ताकि वो अपने पंफलेट में, फ्लेक्स में, अपने वीडियो में पेरेंट्स को दिखा सके और नेक्स्ट ईयर वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशंस गेन कर सके। और जब फोकस परसेंटेज रहता है तो बच्चे के जो बेसिक्स होते हैं सर, जो उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फेस करने पड़ते हैं, वो बेसिक्स उसके मजबूत नहीं होते। जैसे सर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश की बात करूँ, क्योंकि 12th क्लास तक बच्चे को ग्रामेटिकली इतना साउंड नहीं किया जाता जितना उसको आवश्यकता होती है। और जैसे ही वो बच्चा क्लास में आके बैठेगा कंपटीशन में, तो शुरुआत में ही उसको ये लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आ रहा है। और ये केवल इंग्लिश की कहानी नहीं है, मैथ में बच्चा करेगा सेम प्रॉब्लम आएगी, रीजनिंग बच्चा करेगा सेम प्रॉब्लम आएगी, और जीके जीएस की प्रॉब्लम तो इनसे भी बड़ी है, क्योंकि बहुत सारे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉमर्स के फील्ड से हैं, साइंस के फील्ड से हैं, मान लो मैथ और बायो के फील्ड से हैं, कोई बच्चा एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट से आ रहा है, मान लो उस फैकल्टी में वो रहा होगा, तो उन बच्चों के सामने जीके जीएस को लेकर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं ये मानता हूं कि जमाना फाउंडेशन का है, स्कूल्स को भी कहीं ना कहीं इन चीजों पे काम करना चाहिए, और जो उनका 6-7 घंटे का एक टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर वो कहीं ना कहीं 1 या 2 घंटे जो हैं या 1.5 घंटे जो हैं, वो डेली बच्चों को ये बेसिक चीजें दें, तो वो बच्चा 12th क्लास तक बहुत अच्छे से साउंड हो जाएगा और फिर उसके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वो बच्चा जो अपने पास आ चुका है या जिसने 12th पास कर ली है, उसको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हो सकता है कि उसे इस समय चीजें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन अगर वो 1 साल तक रेगुलर किसी भी संस्थान के साथ या किसी टीचर के साथ में जुड़ के रहेगा, तो 1 साल बाद में क्योंकि उसका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा और उसे यही सारी चीजें जो इस समय नहीं समझ में आ रही होगी, वो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। तो यही एक मुख्य इसका रीजन रहता है सर। बहुत अच्छा जवाब दिया है इसके सर ने। अगला सवाल सर ये है कि बच्चा जो मेहनत करता है, क्या सिर्फ मेहनत ही सिलेक्शन के लिए काफी है या सही स्ट्रेटजी होना भी उतना ही जरूरी है? ये तो सर वैसे जनरल सी बात है कि स्ट्रेटजी जो है वो तो सफलता दिलाती है। एक एग्जांपल से मैं जोड़ना चाहूँगा। मेरे एक सर रिलेटिव थे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, राजस्थान के जो एग्जामिनेशन है उनकी वो तैयारी कर रहे थे। लगभग उनको तैयारी करते हुए सर 10 साल हो गए। एक बार संयोग से मेरा उनके पास में जाना हुआ
और वो रीट की तैयारी कर रहे थे, जो अपने राजस्थान में 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी होती है टीचर्स की, उसमें एक एंट्रेंस एग्जाम पहले हम कह सकते हैं, या प्री एग्जाम होता है उस टाइप में, रीट की वो तैयारी कर रहे थे। और जब मैं उनके पास में गया तो वो भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी पुस्तक लेके बैठे थे। मैंने उनसे यूं पूछ लिया, आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? बोले रीट की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा ये पुस्तक किसकी है? तो उन्होंने कहा भारतीय इतिहास की है। मैंने कहा भाई ये भारतीय इतिहास की जो पुस्तक है इसमें 500-600 पेज होंगे। मैं मानता हूँ रीट की तैयारी के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको 300-400 पेजेज में कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो सच बता रहा हूँ सर, रियल में बहुत सारे विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता, अभ्यर्थियों को नहीं पता होता कि मुझे पढ़ना कैसे है, मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि बच्चा जैसे एक बार कोचिंग कर रहा है, एक बार उसने टीचर के साथ में मिलकर बहुत अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लिए, उसके बाद में उन्हीं नोट्स को एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में शॉर्ट नोट्स में तैयार कर लेना चाहिए, वापस उसको दोबारा नोट्स बना लेने चाहिए। और वो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं सर, वो क्रीम होती है और वो क्रीम सिलेक्शन दिलवाती है। तो एक स्ट्रेटजी प्लान बच्चे को मेरे हिसाब से सब्जेक्ट वाइज करनी चाहिए, मॉक टेस्ट के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से करनी चाहिए, और अपने एक्सपर्ट के साथ में मिलकर उसको रेगुलर तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपका मानना ये है कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, नहीं, मेहनत काफी नहीं है, वो जरूरी है सिलेक्शन के लिए। अगर सही स्ट्रेटजी होगी और सही चीज को फॉलो कर रहे हो तो सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। श्योर। ठीक है सर, अगला सवाल मेरा ये है, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि बाहर जो बच्चे कोचिंग करते हैं, एसएससी की वैकेंसी आई तो एसएससी के लिए अलग बैच, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई दिल्ली पुलिस के लिए अलग बैच, रेलवे के लिए अलग बैच, पुलिस पटवार के लिए अलग अलग बैच, तो अलग अलग बैच को ज्वाइन करना और पूरा समय अलग अलग बैच की तैयारी करते रहना, ये किस हद तक सही है? ये सर वास्तव में क्वेश्चन बहुत गजब है। और मैं अभी इस पॉडकास्ट में हूँ, इससे पहले भी जब जब मुझे बच्चों के सामने भी ये बात बताने का मौका मिलता है तो ये बात मैं जरूर कहता हूँ। अपने यहाँ सर ये मतलब मैं कह सकता हूँ एक धरातलीय समस्या है। ये समस्या क्या है कि सर सपोज दैट बच्चा किसी गांव में रह रहा है, अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है कि एमटीएस की वैकेंसी आई है। वो बोरिया बिस्तर उठाएगा, सीधा या तो सीकर या जयपुर या जोधपुर, जहां भी उसको जाना है, दिल्ली वगैरह, वो शिफ्ट हो जाएगा। अब जब वैकेंसी आई है तो ये श्योर है सर उसके 2-3 महीने बाद में एग्जाम होना है। बिल्कुल। तो वो 3 महीने की तैयारी करेगा, 3 महीने की तैयारी करके एग्जाम देगा, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्रैश कोर्स के नाम से बैच लॉन्च कर देते हैं और कोचिंग करते भी हैं। और उनकी ये भी मजबूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे अवेयर नहीं है, वो पहले नहीं आते, तो कोचिंग को भी अपना काम करना है। सेम कंडीशन क्या होती है, जैसे ही एग्जाम होता है तो बच्चे के सिर से एक बार लगता है कि वजन जो था वो हल्का हो गया, वो वापस घर जाएगा। घर जाके ये सोचता है कि चलो अब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तब चलेंगे। ऐसा ही वो करता है हर बार। जब वो तैयारी करता है तो टुकड़ों में, कभी वो सीजीएल की कर रहा है टुकड़ों में, 3 महीने उसने सीजीएल की करी, अचानक से उसको लगा रहे यार राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ गई, वो 3 महीने राजस्थान पुलिस में घुस जाता है। अचानक से उसे लगा पटवार की वैकेंसी आ गई, वो 4 महीने वहां घुस जाता है। ऐसे करके सर वो अपनी पूरा जो टाइम है उसको टुकड़ों में इतना तोड़ देता है कि तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाती और सिलेक्शन तो आसपास में होता ही नहीं है। तो ये मानना मेरा है कि ये जितने भी वैकेंसीज है, चाहे हम सेंटर की बात करें चाहे हम स्टेट की वैकेंसीज की बात करें, कुछ सब्जेक्ट वो हैं जो कॉमन होते हैं। सपोज मैथ, अगर आप जैसे जनरल मैथ करेंगे तो वो आपके एसएससी में भी काम आएगी, राजस्थान की वैकेंसी में आएगी, रीजनिंग काम में आएगा, जीके जीएस वही काम में आएगा, कंप्यूटर साइंस है वही काम में आएगी, लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश वही आनी है। तो मैं ये मानता हूं कि बच्चे को एक फाउंडेशन की तैयारी करनी चाहिए। जैसे सर एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं कंपटीशन में, बहुत सारे बच्चे नाम जानते भी होंगे, बाड़मेर से गणपत सिंह राजपुरोहित सर। उनका सर एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि आज तक जिस एग्जाम में वो बैठे हैं उनमें उनका सिलेक्शन हुआ ही है। रीजन कि वो कहते हैं मैंने कभी वैकेंसी वाइज तैयारी नहीं करी, मैंने सब्जेक्ट वाइज तैयारी करी है। मैंने अपना हिस्ट्री इतना मजबूत कर लिया कि वो हिस्ट्री चाहे किसी भी एग्जाम में आए, मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत नहीं करके आऊंगा। मैथ इतना अच्छा है कि वो किसी भी एग्जाम में आए मैं उसको गलत नहीं करके आऊंगा। तो मेरा मानना यह है बच्चे को फाउंडेशन टाइप में तैयारी करनी चाहिए ताकि वो किसी एक एग्जाम में आराम से अपना सिलेक्शन ले ले। बहुत बार बच्चा सोचता है मैं बड़ी जॉब ही लगूंगा, लेकिन वो छोटी जॉब भी लग जाता है। हम कहते हैं अंगुली अगर पकड़ लेगा तो हाथ अपने आप पकड़ ही लेगा। तो उसको फाउंडेशन तैयारी करनी चाहिए। यानी कि सर का कहना बिल्कुल यही है कि किसी पर्टिकुलर बैच के लिए या किसी पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए। तैयारी करनी चाहिए, पूरा अपना फाउंडेशन जो है वो मजबूत करना चाहिए, चाहे वो रीजनिंग हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश, ये हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आते ही हैं। अगर आपने रीजनिंग पूरी पढ़ रखी है, मैथ्स पूरी कवर कर रखी है, जीके भी पूरी कवर कर रखी है और लैंग्वेज में आपने इंग्लिश या हिंदी भी पूरी कवर कर रखी है, तो एग्जाम कोई भी वो आएगा तो वहीं से ना।
तो आपने प्रैक्टिस प्रॉपर कर रखी है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। और एग्जाम आपके पास पता है कि हर साल 18 से 20 एग्जाम आते हैं और उन 18 से 20 एग्जाम्स के अंदर आप कहीं भी सिलेक्शन ले कर सकते हैं आराम से। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है जो आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि बच्चा क्या करता है कि एक साल जब तैयारी करना जा रहा है या 2 साल तैयारी कर रहा है या जब तक वो अपनी सिलेक्शन तक तैयारी कर रहा है तो कम से कम उसके पास 10 से 15 राइटर की किताबें होती हैं, अलग अलग किताबें, एक सब्जेक्ट की किताबें अलग अलग राइटर की। उसके बाद अगर हम बात करें तो 3 महीने इस टीचर से पढ़ लिया, आजकल ऑनलाइन का जमाना बहुत चल रहा है ठीक है, 3 महीने इस टीचर से पढ़ लिया, 3 महीने इस टीचर से पढ़ लिया, 3 महीने इस टीचर से पढ़ लिया। बार बार टीचर चेंज करना और बार बार किताबें चेंज करना किस हद तक सही है? कहीं ये सिलेक्शन के लिए बाधा तो नहीं पहुंचाता? सर ये वही बात है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी जब किसी सिल के ऊपर यानी पत्थर के ऊपर बार बार आती है जाती है, रस्सी हालांकि कच्ची होती है लेकिन वो पत्थर के ऊपर एक हम कह सकते हैं कि अपना निशान जरूर बना देती है। शेम कंडीशन है, किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि आप 100 किताबों को एक एक बार पढ़ते हैं, उसकी बजाय एक किताब को 100 बार पढ़ लीजिए। सर मेरे एक अच्छे मित्र हैं, अभी फर्स्ट ग्रेड में लेक्चरर हैं और उन्होंने लगभग 7 ज्वाइनिंग ली है गवर्नमेंट जॉब में, विजेश बाजिया सर, और मेरे बहुत खास मित्र हैं। उनका एक बात कहना है सर कि जब उन्होंने तैयारी करी तो जो नोट्स कोचिंग ने दिए, उन नोट्स को पहली बार जब उनका सिलेक्शन हुआ उससे पहले तक उन्होंने 50 बार पढ़ लिए थे, केवल कोचिंग के नोट्स को। तो मैं मानता हूं आप डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए डिफरेंट ऑथर्स के पास में जाते हैं, मार्केट में जैसे ही जाते हैं तो आजकल किताबों के कवर बहुत अच्छे और सुंदर आते हैं सर, बच्चों को ये चीजें अट्रैक्ट करती है, वो सुंदर किताबें खरीद के लाते हैं लेकिन उन किताबों को पढ़ नहीं पाते। तो मैं ये कहता हूं आप अपना जिसको भी अपना मेंटोर मानते हैं, जिसको आप मानते हैं कि ये एक्सपर्ट व्यक्ति है, सपोज दैट आपका बच्चा नितिन सर के पास में आता है और वो नितिन सर को ये कहता है कि सर मुझे गाइड कीजिए कोई एक बुक जिसको मैं 20 बार कहेंगे आप तो मैं 20 बार पढ़ूंगा। तो अगर वो एक बुक को 20 बार पढ़ लेगा तो वो सिलेक्शन ले लेगा, लेकिन अगर जैसा आप कह रहे हैं वो अलग अलग पढ़ेगा तो मेरे हिसाब से उसका सिलेक्शन फिर सर मुश्किल है, कंफ्यूज बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो भटकता ही रहता है। यानी कि इसका उद्देश्य केवल एक ही है, आपने जिस पर विश्वास किया है उस विश्वास को आप अंत तक बनाए रखिए। वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हो वो बुक आपको अंत तक फॉलो करनी है, क्योंकि आपको पता है अगर बुक लिखी है किसी ने या बुक बनाई गई है तो वो सिलेक्शन के लिए बनाई गई है। और टीचर जिस पर आपने भरोसा जताया है उस टीचर पर अंत तक भरोसा रखिए, उसी का हाथ पकड़ के रखिए, वो सिलेक्शन तक आपको जरूर ले जाएगा। श्योर सर। अब अगर हम बात करते हैं सर, अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या बिना कोचिंग संस्थान के गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की जा सकती है, या कोचिंग अगर करनी है तो क्या वो जरूरी है या किस हद तक जरूरी है? ये सर ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर अभी आप मुझे कहते हैं कि सर क्या किसी ड्राइविंग स्कूल में जाए बिना आप कार चलाना सीख जाएंगे? सीख सकते अब सर इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, सीख सकते हैं लेकिन सपोज दैट ऐसा हो रहा है कि मैं ड्राइविंग स्कूल में नहीं गया और मैं अपनी कार खुद चलाना सीख रहा हूं, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कार को नुकसान हो जाए, हो सकता है मेरा नुकसान हो जाए, हो सकता है कि अगर मैं ड्राइविंग स्कूल में जाता तो वो मैं कार चलाना 15 दिन में सीख जाता और यहाँ मुझे 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि मुझे ड्राइविंग की बारीकियां नहीं पता होती है। मेरा सर जेन्युइन सा एक चीज है, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपने करियर में गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो एक बार आपको अपने टीचर के साथ मिलकर नोट्स बनाने ही चाहिए और अपने हाथ से लिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पीडीएफ के भरोसे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं केवल बुक्स के भरोसे रहते हैं। नहीं, आप कोचिंग जाइए, आप टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़िए और अपने हाथ से एक बार नोट्स बनाइए। तो कहीं ना कहीं मानता हूं सर कि अगर सेल्फ स्टडी से कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा, बट आपका सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन अगर 5 साल में हो रहा है तो अगर आप किसी कोचिंग या अच्छे मेंटोर के साथ में मिलकर अगर तैयारी करते हैं तो वो 5 साल का पीरियड कम हो जाएगा, आप 2 साल में सिलेक्शन ले लेंगे। ये मानना है। बिल्कुल सही कहा। तो सर का मानना यही है कि अगर हम ड्राइविंग करना चाहते हैं तो ड्राइविंग स्कूल में बिना एडमिशन लिए भी हम ड्राइविंग सीख सकते हैं और ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी हम ड्राइविंग सीख सकते हैं। फर्क दोनों में इतना ही है कि वहां पर दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और वहां पर हो सकता है कि टाइम आपको ज़्यादा लगे। लेकिन जब ड्राइविंग स्कूल में हम एडमिशन लेते तो वहाँ की बारीकियाँ सीखते हैं कि कहाँ पर हमें रुकना है, गियर कब लगाने हैं, फर्स्ट गियर कब लगाना है, सेकेंड गियर कब लगाना है, यानी कि एक एक चीज़ की बारीकियाँ सीख के जल्दी से अपने
चीज़ों को मेंटेन कर पाते हैं, जल्दी से उसको लर्न कर पाते हैं और आप उसमें एक मास्टर बन पाते हैं। सही। यही सेम आपका कोचिंग संस्थान में होता है। जब आप टीचर से मिलते हैं तो आपकी गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं, आप कौन सी चीज़ों को मिस्टेक करते हो और कौन सी चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है और कौन से क्वेश्चन जो हैं जल्दी हो सकते हैं, वो टीचर के साथ जब बैठते हैं तो बहुत आसानी से वो चीज़ें आपको मिल पाती हैं। तो इसीलिए सर का कहना है कि आप सिलेक्शन तो दोनों तरह से ले सकते हैं, लेकिन जल्दी सिलेक्शन जो है वो टीचर के साथ मिलकर हो सकता है। सर अगला क्वेश्चन ये है कि एक छात्र को जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है, जिसने अभी कोचिंग संस्थान में बिल्कुल कदम रखा ही नहीं है और जिसको कंपटीशन का जीरो नॉलेज है, तो उसको तैयारी के लिए कितना समय चाहिए? 6 महीने, 1 साल, 2 साल या थोड़ा उससे ज्यादा? अगर आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें और जो पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न की बात करते हैं, तो उस पैटर्न में एक छात्र को सिलेक्शन लेने के लिए कितना समय लग सकता है एवरेज स्टूडेंट? अब समय तो सर ऐसा है कि मैं तो ये मानता हूं, अगर कोई ये पूछता है कि कब तक तैयारी करनी है, तब तो मैं यही कहूंगा कि नौकरी तक तैयारी करनी है। बिल्कुल। तो आपका टारगेट अगर सरकारी नौकरी है तो नौकरी तक करनी ही है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं सर कि एक एवरेज स्टूडेंट अगर है उसको लगभग कितना समय लग सकता है, तो सर मैं मानता हूं कि वो किस फील्ड से आया है। जैसे मान लो मैथ का बच्चा है या बायो का बच्चा है, तो एक तो उसका जो भी नीश रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग वो अपना टारगेट बनाए। अगर वो ऐसा करता है और किसी अच्छे कोचिंग के साथ मिलकर, अच्छी टीम के साथ मिलकर अगर वो तैयारी कर रहा है, तो 12th के बाद में वो बच्चा ग्रेजुएशन के साथ अपना फाउंडेशन मजबूत करे। अगर ईश्वर ने आशीर्वाद दिया तो वो ग्रेजुएशन के दौरान ही सिलेक्शन ले लेगा, वरना तो सर ग्रेजुएशन के बाद में साल या 1.5 साल में वो श्योर सिलेक्शन ले ही लेता है, अगर वो मेहनत अच्छी कर रहा है। शर्त यही है कि तैयारी में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर तैयारी में ईमानदारी नहीं है, आप लापरवाही कर गए सर, तो फिर हो सकता है आप 10 साल भी खींचते रहें लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरा जो है वो इसी से रिलेटेड है कि जैसे मैंने कहा था कि 12वीं के बाद बच्चा तैयारी करने के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थान ज्वाइन करता है, अलग अलग कोर्सेज पे वो एडमिशन लेता है। क्या कॉलेज के साथ ही तैयारी करना चाहिए या कॉलेज के बाद तैयारी करनी चाहिए? ये आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर एक जेन्युइन सी चीज है। जैसे सिक्कर की मैं बात करूं, जयपुर की बात करूं, कोटा की बात करूं, या फिर मैं बात करूं जैसे कुचामन, जोधपुर, कहीं भी आप पूरे राजस्थान में या आउट ऑफ राजस्थान जैसे दिल्ली वगैरह आप मुखर्जी नगर जाते हैं, और आप तो मुखर्जी नगर में रहे हैं, आपने लंबा समय वहां दिया है। एक चीज आपने जरूर नोट करी होगी, जो बच्चा केवल कॉलेज करता है, कहीं ना कहीं सर मैं सबके ऊपर ये बात अप्लाई नहीं करना चाहूंगा कि सारे 100% ही ऐसे होते हैं, लेकिन जनरली सर ऐसा होता है। उनमें से अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे होते हैं कि वो कॉलेज के साथ तैयारी नहीं करते, लेकिन कॉलेज के साथ वो सारे काम कर लेते हैं जो उनको कहीं ना कहीं सफल नहीं होने देता। मैं मानता हूं कि अगर कोई बच्चा कॉलेज कर रहा है और कॉलेज के साथ जो एक्स्ट्रा टाइम वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर रोमिंग करने में बिता रहा है, जो फालतू के कामों में बिता रहा है, जो वो ये गलत आदतें अपने अंदर डाल रहा है, वो 3-4 घंटे का टाइम अगर वो कोचिंग को दे देता है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो ऐसा करेगा तो 3 साल में नौकरी लग ही जाएगा, लेकिन सर मान लो 3 साल में नहीं लगा, तो जिस समय उसके मन में ये आ रहा है ना कि मैं ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करूंगा, तो वो उस बच्चे से बहुत आगे हो जाएगा। एक बच्चा 3 साल केवल और केवल खराब हो रहा है, एक बच्चा 3 साल में कॉलेज और कंपटीशन दोनों में मजबूत हो रहा है। आप ये विचार कीजिए कि जैसे मान लो यूपीएससी कोई बच्चा करना चाहता है, आरपीएससी करना चाहता है, सीजीएल में कोई बच्चा जाना चाहता है, ग्रेजुएशन के बाद में वो बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। एक तो बच्चा वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है जिसने 3 साल बहुत अच्छी मेहनत करी है, और एक वो बच्चा अप्लाई कर रहा है जिसने 3 साल सिगरेट की छुट्टे में अपना टाइम बर्बाद किया है, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद किया है, पेरेंट्स के इमोशंस को बर्बाद किया है, उनके साथ में खेला है। अब ये दर्शक जानते हैं कि सिलेक्शन किसका होगा, और मेरे हिसाब से मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी करें या फिर ग्रेजुएशन के बाद में करें। ये जो देख रहा है उसको खुद को पता है कि तैयारी कहां पर और किस समय शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि आपका कहना यही है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि कॉलेज के साथ तैयारी करना बिल्कुल उचित समय होता है। उचित आज की डेट में अगर हम बात करें या फिर हम अपने जमाने की बात कर लेते हैं, जब हम 10 साल 15 साल पहले की बात करते हैं, तो उस समय भी लोग कॉलेज को प्रायोरिटी इतनी देते नहीं है। ठीक है, कोई कॉलेज रेगुलर जा रहा है। मैं अगर बात करूं तो भारत की 70% जनता जो है या जो छात्र है वो कॉलेज प्रॉपर अटेंड नहीं करते। हाँ, इसको आप सर 90% भी बोलेंगे तो ये कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। तो 20-30% बच्चा केवल कॉलेज कर रहा है, बाकी सब बाहर बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं। और उनमें से भी कुछ छात्र जो 30% बचे हुए हैं, वो कभी कभी कॉलेज आते हैं, नहीं तो कैंटीन बैठ के टाइम अपना स्पेंड करके ये होता हम जनरली ये देखते भी। अब ये समय जो 3 साल होता है, ये कितना कीमती होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब बच्चा 12th तक निकलता है तो एकेडमिक स्तर पर वो बिल्कुल अपने चीजों को कंट्रोल करके निकलता है। ठीक है, अब जब वो 12th के बाद जब आता है तो उसके धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चालू होते हैं, बाहर के लोगों से दोस्ती बढ़ती है,
उसको लगता है कि मैं कॉलेज में आ चुका हूँ, एक मानसिकता ये आ चुकी होती वो है। एक मेरा एक छोटी सी बात है कि बच्चा 12वीं के बाद में ये सोचने लग जाता है मैं बड़ा हो गया। बड़ा हो गया हूँ। 12th तक वो बहुत अच्छे से स्टडी करता है क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है जी। और ये 3 साल में वो जो उसकी पढ़ने की आदत होती है ना, उसको वो सच में जीरो कर चुका होता है। यानी कि 3 साल अगर वो 3 घंटे कॉलेज कर रहा है, 3-4 घंटे अपनी स्टडी कर रहा है और 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी देता है, यानी दिन में 8 घंटे अगर मान के चले, नींव उसकी मजबूत हो जाएगी। तो नींव इतनी मजबूत हो जाएगी तो हो सकता है कि उसका सिलेक्शन जो हो वो कॉलेज के साथ हो जाए या फिर कॉलेज के तुरंत बाद हो जाए। मतलब वो खाली नहीं बैठेगा, उसके अंदर इतनी स्किल डेवलप हो चुकी होगी कि वो बच्चा खाली बैठने के बजाय कहीं ना कहीं सेट होके गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर ये है, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन जिसको बोलते हैं, और मॉक टेस्ट, जब बच्चा अपने 3 साल तैयारी कर रहा है, अपने कॉलेज के साथ में दे रहा है या फिर कहीं वो फाउंडेशन बैच साल 2 साल का जो भी जहां भी वो तैयारी अपनी कर रहा है, तो उसका रिवीजन और उसका मॉक टेस्ट ये सिलेक्शन में किस हद तक रोल निभाते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो सर, मॉक टेस्ट और रिवीजन में एक डिफरेंस है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि एक बार बच्चे ने नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर लिए और नोट्स तैयार करने के बाद में वो शॉर्ट नोट्स बनाए, तो वो कब बनेंगे? जब वो रिवीजन करेगा। पहली बात तो रिवीजन का मतलब यह है कि जो आपके पास में क्रीम नोट्स हैं उनको आप, जैसे मैंने अभी विजय जी का एग्जांपल दिया, उन्होंने 50 बार पढ़े, आप उनको तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको याद नहीं होते। ये रिवीजन है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू में जोड़ना चाहूंगा। सपोज आप किसी रोड से रोजाना जाते हैं, उस रोड के ऊपर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, उस होर्डिंग में 20 से 25 लाइन किसी एड की लिखी हुई है। फर्स्ट डे सर ऐसा हो सकता है कि आप उन सारी लाइंस को आपको पढ़ना पड़े क्योंकि आपको नहीं पता उसमें क्या लिखा है। सेकंड डे आप उसी रोड से गुजर रहे हैं, थर्ड डे उसी रोड से गुजर रहे हैं, 1 महीने बाद जब आप उसी रोड से गुजरेंगे, वो होर्डिंग फिर आपके सामने आएगा, तो आपको उन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने उन चीजों को 30 बार देख लिया। आप दिन में एक बार उनको देखते हैं, 1 महीने तक आपने देखा है, वो बार बार आपकी आंखों के सामने छवि बना चुके हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में स्टेबल हो जाएगी। सेम कंडीशन पढ़ाई की भी है। रिवीजन इसी का नाम है सर। आप चीजों को तब तक रिवाइज करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए जब तक कि वो आपके दिमाग में स्टेबल नहीं हो जाते, और स्टेबल तभी होगा जब हम किसी चीज को बार बार रिवाइज करेंगे। कुछ बच्चे सर रिवीजन का तरीका देखना क्या अपनाते हैं, आज शुरुआत करते हैं, फर्स्ट चैप्टर किया, सेकंड चैप्टर किया, 2 दिन बाद में उनके रिवीजन का भूत उतर जाता है, खत्म हो गया। अब वो क्या करते हैं सर, थर्ड चैप्टर तक जाते ही नहीं है। फिर महीने 2 महीने बाद में फिर उनको कोई पुश मिलता है, कोचिंग का पुश मान लो, या अचानक उसने कोई ऐसा वीडियो देख लिया कि उसमें मोटिवेशन आ गया, फिर वो शुरुआत करेगा वही पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। ऐसे सर एग्जाम अपने जैसे कोचिंग वगैरह में आप कहीं भी देखते हैं तो आप एक चीज नोट करना, बच्चे आपको ये कहते मिलेंगे मेरे शुरुआती 4 चैप्टर तो बहुत अच्छे हैं सर, बाकी वाले नहीं हो रहे। अरे भाई इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तू जब भी रिवीजन शुरू करता है उन 4 का ही करता है। ठीक है, तो ये रिवीजन का अच्छा तरीका नहीं है। तो रिवीजन रेगुलर रहना चाहिए और जो चीज आज आपने पढ़ी है सप्ताह भर बाद में एक बार उसका शॉर्ट रिवीजन फिर होना चाहिए, बार बार आपकी आंखों के सामने आते रहना चाहिए। दूसरी बात आपने सर मॉक टेस्ट की करी। मॉक टेस्ट का मतलब यह है कि आप उस पैटर्न पे एग्जाम दे रहे हैं जिस पैटर्न पे आप अपने रियल एग्जाम में बैठेंगे, यानी मैं इसको एग्जाम बिफोर एग्जाम कह सकता हूं। तो सर मॉक टेस्ट में मेरे हिसाब से यह करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट कैसे देते हैं, सपोज दैट 100 क्वेश्चन उसके सामने मॉक टेस्ट में है, उन्होंने उसमें से जो आ रहा था टिक किया, जो नहीं आ रहा था उनको एक बार छोड़ दिया। अब वो क्या करता है, जो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा था ना उसका करेक्ट आंसर देखेगा, बस इतना करके छोड़ देता है। ये उचित तरीका नहीं है मॉक टेस्ट देने का। आप एक बार दीजिए, जो आपको आया वो किया आपने, लेकिन सपोज दैट 100 में से आपको 60 क्वेश्चन नहीं आए, 15 क्वेश्चन नहीं आए, 30 क्वेश्चन नहीं आए, जितने भी आपको नहीं आए उनको सर आपके टीचर के साथ में मिलकर आपको तैयार करना पड़ेगा। और मैं जैसे कल भी मैं बच्चों से कह रहा था कि आप जब भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन के नीचे क्यों लिख दीजिए, वाई। पहली बात, वाई का मीनिंग कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया, और दूसरी बात, इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ तो क्यों हुआ। ये 2 वाई जो है हर क्वेश्चन के नीचे लिख के रखो और इन दोनों का आंसर भी लिखो। और ये अगर आप 3, 4, 5, 10 मॉक टेस्ट एक बार इस मेथड से कर लेते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी के साथ में मैं इस वीडियो में कह रहा हूं, सब मुझे सुन रहे हैं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा 10-12 मॉक टेस्ट ऐसे कर लेता है तो उसके मॉक टेस्ट देने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसमें सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा, ये श्योर है सर। तो ये मोटिवेशन होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बताई सर ने। सर एक अब इस पॉडकास्ट का एक अंतिम क्वेश्चन और ले लेता हूँ। जरूर सर। कि जो सफल विद्यार्थी होते हैं वो बाकी की भीड़ से अलग कैसे होते हैं और वो ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं? सर कुछ चीजें जेन्युइन होती है। मुझे फिर से एक एग्जांपल याद आया सर। 2
2018 की बात है, मेरे पास में एक बेस था लगभग 30 बच्चों का। उस समय अग्निवीर नहीं हुआ करता था, एयरफोर्स का बेस था, जी। परमानेंट जॉब थी। हुआ ऐसा सर, एक फिजिक्स के सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन में सर उन्होंने मतलब बहुत लंबे समय उन्होंने जैसे आईआईटी के बच्चों को फिजिक्स का दिया था। उन टीचर को हम लेके आए और वो हमें, हमारे जो बच्चे हैं उनको एनडीए और एयरफोर्स की तैयारी करवा रहे थे। 4 बच्चे सर ऐसे थे उस पूरे बैच में, वो चारों बच्चे वो थे जिनको उन फिजिक्स वाले सर से कभी कोई शिकायत नहीं थी, बाकी पूरी क्लास उनकी शिकायत करती थी। उन 4 बच्चों ने मुझे ये कहा कि सर ये टीचर जो है बहुत मस्त है, बाकी बच्चों के कहने पे इनको चेंज मत करना। तो सर उनको हमने नहीं चेंज किया। वो 4 बच्चे वो थे जो सबसे पहले जॉब लगे। सुनना, अब उन बच्चों में अलग क्या था सर, सुनना, पहली बात, कभी उनकी ये शिकायत नहीं होती थी आज दाल में पानी ज्यादा है, आज रोटी जली हुई है, आज टीचर सही नहीं पढ़ा रहा, आज सर पंखा नहीं चल रहा है, आज सर पढ़ने का मन नहीं है, आज मैं सुबह फिजिकल करके आया हूं तो मेरे पैरों में ज्यादा दर्द हो रहा है, आज सर मेरे पेट में दर्द है। यानी वो बच्चे कंप्लेनिंग बच्चे नहीं होते हैं। और ये रियलिटी है, जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है आप उसका हिस्ट्री उठा के देखना, वो कभी भी आपको कंप्लेनिंग बच्चा नहीं मिलेगा। वो बच्चा हाँ जेन्युइन अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे कहेगा, एडवाइस लेगा, और वो बड़ा मतलब ऐसे आपसे जब बात भी करेगा ना तो आपको लगेगा यार ये बच्चा सच में पढ़ने वाला है, उसके नेचर में वो चीज है। एक तो कंप्लेनिंग नहीं होगा, दूसरा सर वो क्वालिटी को पहचानता है। वो ये नहीं देखता कि कोई टीचर कट लगा के आया कि नहीं आया, वो टीचर जो है वो डोले शोले फुला के आया कि नहीं आया, उस टीचर के कपड़े कैसे हैं, वो टीचर चुटकुले कितने अच्छे सुना रहा है, उसे इन चीजों से मतलब नहीं है। उसे मतलब है कि जो चीज टीचर पढ़ा रहा है, कंटेंट जो दे रहा है, वो एग्जाम के लेवल का है या नहीं है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे, या फिर टीचर से पढ़ने के बाद मैं जब मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो मैं क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल थे एसके सर, जो एक्सपर्ट 12 से 15 सालों तक लगातार उन छात्रों के बीच में रहे हैं जिन्होंने लगातार अपनी तैयारी की है। तो उन तैयारी को कैसे किया जाए, सिलेक्शन कैसे लिया जाए, गवर्नमेंट जॉब कैसे प्राप्त की जाए, तो इन सारे सवालों के जवाब जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से सर ने दिए हैं। और अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं और आपके मन में है वो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम ये सवालों के जवाब भी आपको जरूर देंगे। इस पॉडकास्ट में अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा, और अगर एस्पिरेंट्स हैं आप गवर्नमेंट जॉब्स के, तो मेरा लास्ट में सुझाव यही है कि अगर आप 12th कर चुके हैं तो अपनी तैयारी को आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3 साल जो आपको मिलने वाले हैं ये आपके लिए बहुत कीमती हो सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।